पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन वैम्पायर एमलिन वाइट को बचाने गया था, पर वहां तो सीन ही पलट गया। फिर भी उसने एक स्मार्ट मूव खेलकर अपना रिवॉर्ड ले ही लिया। इसके बाद उसने एक गरीब लड़की डेजी के मिसिंग होने की केस फ्री में उठा ली, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे सीधा एक खतरनाक क्राइम बॉस कापिम के घर तक ले आई। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम डेली करते हैं, @दीपक पखेल 7830 को दिल से शाउट आउट फॉर सुपर थैंक्स। तो ये कुछ कहना था। और बाकी मुझे ये बताना था कि मतलब हाँ, वीडियो आ चुकी है, वो तो है ही। और जो इस वीडियो को बनाने में ना काफ़ी टाइम लगा। मतलब क्लाइंट का है ना खतरनाक वाला सीन आ चुका है। मतलब अब स्पॉइलर तो नहीं दे सकता, बट या स्पॉइलर नहीं दे सकता, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। तुम वीडियो को एंजॉय करना, मुझे बताना कैसी लगी। मतलब काफ़ी सही बनी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तुम भी देख के बताना। और अब से ना आई थिंक 2 दिन में एक ही वीडियो आएगी। तो यही कहना था, बस एंजॉय। आज के एपिसोड में शर्लॉक मोरियार्टी एक सिंपल किडनैपिंग केस सॉल्व करने निकलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये केस उसे बैकलैंड के सबसे डेंजर क्रिमिनल्स के सामने लाकर खड़ा कर देगा। और जब एक डिटेक्टिव के केस एक मैजिशियन का परफॉर्मेंस बन जाए, तो सोचो क्या होगा जब वो पूरे विला को ही अपना स्टेज बना लेगा, जहां हर चाल एक इल्यूजन है और हर पर्दा एक धोखा। और जब पर्दा गिरेगा, तो दुनिया उसे हीरो बैंडिट के रूप में किस नाम से जानेगी। तो भाई, पिछले चैप्टर के बाद अब क्लेन ने अपना मास्टर प्लान एक्शन में डाल दिया है। उसका टारगेट कैपियम का विला और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन वो ये कैसे करेगा? सीधा दरवाजा खट्टा के तो पूछेगा नहीं, राइट? तो क्लेन यूज करता है अपना सबसे बड़ा हथियार द फूल की पावर्स और अपना दिमाग। सिचुएशन ये है कि क्लेन ने कैपिंग के गुर्गे को पकड़ लिया है, और एक ऐसे कमरे में जहां अमंथा एक्सट्रैक्ट और आई ऑफ द स्पिरिट मेडिसिन की खुशबू फैली हुई है। वो उस बंदे से द फूल का ऑनोरिफिक नाम जाप करवाता है। ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल का हिस्सा है। इस अजीब सी खुशबू और लगातार जाप की वजह से उस गुर्गे का स्पिरिट बॉडी धीरे धुंधला होने लगता है। वो एक तरह से खुद को हिप्नोटाइज कर रहा था, और क्लेन अपनी स्पिरिट बॉडी फॉर्म में इस प्रोसेस में उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ हेल्प का मतलब है उसे एक ऐसी स्टेट में ले जाना जहां वो सो भी रहा हो और जाग भी रहा हो, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग। और जैसे ही वो बंदा उस स्पेशल स्टेट में पहुंचता है, उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी उसकी आत्मा उस मिस्टीरियस ग्रे फॉग की तरफ बढ़ने लगती है। बस यही मौका था क्लेन के लिए। उसने तुरंत समनिंग खत्म की और वापस अपने ग्रे फॉग वाले आलीशान पैलेस में द फूल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहां बैठते ही उसे दिखता है कि उसके चारों तरफ एक लाइट का सर्कल बन रहा है, जिसमें कैपियम के उस गुर्गे की एक धुंधली सी इमेज बन रही है। ये रिचुअल इतना पावरफुल था कि पूरा मिस्टीरियस हल्का सा कांप गया था, और ग्रे फॉग से थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब क्लेन अपना तुरुका इक्का ब्लैक एम्परलता है। उसके हाथ में एक पेपर फिगरीन चमकती है, और वो उसे उस एनर्जी की तरफ फेंकता है जो ग्रे फॉग से निकली थी। वो पेपर फिगरीन उस एनर्जी को सोख लेती है, और पलक झपकते ही कैपियम के उस गुर्गे में बदल जाती है। मतलब हूबहू वही शक्ल, वही कतक की, यहाँ तक कि उसका ऑरा और फील भी एकदम सेम था। ये पेपर वाला डुप्लीकेट जाकर उस असली गुर्गे की आत्मा की इमेज के साथ ओवरलैप हो जाता है। इसका मकसद था उस गुर्गे के स्पिरिट बॉडी पर लगे किसी भी सीक्रेट रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करना। भाई, क्लेन का दिमाग सच में नेक्स्ट लेवल पर काम करता है। मतलब क्या प्लानिंग है? अब क्लेन उस गुर्गे के प्रोजेक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये एक सीक्रेट डीड का एप्लीकेशन था, जहां एक ग्रेट बीइंग, यानी इस केस में क्लेन जो फूल की एक्टिंग कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान से डीप लेवल पर कनेक्ट हो सकता है। इस कनेक्शन के थ्रू क्लेन उससे जो चाहे पूछ सकता था, और वो बंदा बिना किसी रेजिस्टेंस के सब कुछ बता देगा। क्लेन का पहला सवाल था, कैप्लिहम के विला में कौन कौन से पावरफुल लोग हैं? और फिर क्लेन को जवाब मिलता है एक होलोग्राफिक फिल्म की तरह। उसे गुर्गे की यादें दिखने लगती हैं। पहला सीन, वो गुर्गा एक कमरे में डरा सहमा खड़ा है, और उसके सामने एक मिडल एज्ड जेंटलमैन है जिसने ब्लैक टेल कोट और एक वाइट विग पहनी हुई है। इस आदमी का चेहरा बहुत पतला और स्ट्रिक्ट था, और उसका नाम था मिस्टर हैरस। हैरस अपनी पॉकेट वॉच देखता है और उस गुर्गे को ऑर्डर देता है, मेरी तरफ देखो। और जैसे ही वो गुर्गा उसकी आंखों में देखता है, हैरस कमांड देता है, सीक्रेसी मेंटेन करो। इस विला में जो भी देखते या सुनते हो, वो किसी को लीक नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही उस गुर्गे का शरीर कांप जाता है। उसे लगता है कि उसे ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। तो भाई, पहला बेओंडर हमें मिल गया, मिस्टर हैरस, जो माइंड कंट्रोल या ऑर्डर देने वाली पावर्स यूज करता है। क्लेन को तुरंत शक होता है कि ये ब्लैक एम्परर पाथवे का हो सकता है। दूसरा सीन, वो गुर्गा एक बेहोश लड़की को लेकर बेसमेंट एंट्रेंस पड़ता है। वहां एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, जिसकी नीली आंखें डरावनी रूप से ठंडी थीं, और उसके हाथ में थी एक हाई प्रेशर स्टीम राइफल। ये एक मिलिट्री कंट्रोल्ड आइटम है, जो दिखाता है कि कैपिहम का गैंग कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। इस आदमी का नाम था मिस्टर बेलीज। तीसरा सीन, वो गुर्गा उस लड़की को बेसमेंट जैसी कोठरी में बंद कर है। जब वो वापस लौट रहा देता है, तो उसे कॉरिडोर में एक औरत दिखती है जिसका नाम था मैम कैटी। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। वो गुर्गा डर के मारे उसे ग्रीट करता है, पर वो उसे इग्नोर करके चलीती हैं जैसे वो हवा हो।
ये तीसरी बेयोंडर थी, शायद कोई फाइटर। अगले सीन में क्लेन को खुद कैपिहम दिखता है, थोड़ा मोटा सा नॉर्मल दिखने वाला आदमी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उसके साथ एक और बंदा था, मिस्टर पार्कर। और एक और सीन में सुबह के वक्त मिस्टर हैरिस बेसमेंट के एंट्रेंस पर पावर यूज कर पर अब एक वर्ड बोलता है, कन्फाइनमेंट, और वहां का पूरा एरिया एक इनविजिबल बैरियर में कैद हो जाता है। सारी यादें देखने के बाद क्लेन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। टोटल 4 बेयोंडर्स, कम से कम 4। मिस्टर हैरिस सबसे स्ट्रांग है, शायद सीक्वेंस 6 या सीक्वेंस 5 का। उसकी कन्फाइनमेंट की पावर सिर्फ बेसमेंट पर लगी है, पूरे विला पर नहीं, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके बाद क्लेन विला का पूरा लेआउट देखता है और फिर अपना आखिरी सवाल पूछता है, कैपिहम के सबसे जरूरी कॉन्टैक्ट्स कौन हैं? और जो सीन उसे दिखता है वो बहुत डिस्टर्बिंग था। विला के ग्रैंड हॉल में पार्टी चल रही थी, जहां बहुत सी यंग लड़कियों को जबरदस्ती सर्व करने पर मजबूर किया जा रहा था। और गेस्ट में कौन थे? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बैकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट का एक डिप्टी चीफ। मतलब करप्शन टॉप लेवल तक फैला हुआ है। ये देखकर क्लेन का खून खौल जाता है। सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्लेन रिचुअल खत्म कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, उस गुर्गे का क्या किया जाए? वो एक जीता जागता सबूत था, एक लूज एंड। तो क्लेन एक बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड प्लान बनाता है। वो उस पेग्रीन डुप्लीकेट को, जो अब भी उस गुर्गे की बॉडी कंट्रोल कर रहा था, ईस्ट बोरो की गलियों में भेजता है। वहां जाकर वो जानबूझकर एक गैंग से पंगा लेता है। लड़ाई होती है और उस लड़ाई के दौरान एक डैगर सीधा उस गुर्गे की गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं मर जाता है। बॉडी के मरते उसके अंदर से क्लेन का पेपर फिरीन गायब हो जाता है। काम खत्म। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। क्लेन वापस अपनी बॉडी में लौटता है, होटल से चेक आउट करता है और सारे निशान मिटा देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वापस मेन स्ट्रीट जाते हुए क्लेन एक बार फिर ग्रेफॉग के ऊपर जाता है। उसे एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी जानकारी चाहिए थी। वो एक फाउंटेन पेन उठाता है और कागज पर लिखता है, आज कैपहम का डिनर टाइम, मतलब अटैक की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारा हीरो अकेले ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। तो भाई, इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन के साथ, जो ग्रेफॉग के ऊपर अपने जादुई महल में बैठा हुआ है। वो एक बहुत ही स्पेसिफिक और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। कैपिम, जो कि एक बड़ा ह्यूमन ट्रैकर है, वो आज रात डिनर कितने बजे करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, क्लेन का प्लान था कैपिम के घर में घुसकर उसे ठिकाने लगाना, और इसके लिए उसे एकदम परफेक्ट टाइमिंग चाहिए थी, जब पिम और उसके लोग सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और ऑफ गार्ड हों। और डिनर टाइम से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। तो क्लेन ने फाउंटेन पेन नीचे रखी और एक डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा, और फिर वो बार बार फुसफुसाने लगा, कैपिम का आज का डिनर टाइम। ये आवाज उस खाली ग्रेफॉग में गूंज रही थी, और देखते ही देखते क्लेन की आंखें गहरी हो गईं और वो एक सपने जैसी स्टेट में चला गया। और भाई, जो विजन उसे दिखा वो काफी डिटेल्ड था। उसने एक बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग रूम देखा, जहां सोने की कटरी, कैवियर, रोस्टेड चिकन, लैम्ब स्टू और भी न जाने क्या लग्जरी खाना टेबल पर सजा हुआ था। और वहां डिनर करने वालों में उसे कैपिम दिखा, जो थोड़ा मोटा था। साथ में हैरिस नाम का एक आदमी था जिसने सफेद विग पहनी हुई थी, एक पतली सी औरत जिसका नाम कैटी था, और एक बूढ़ा आदमी पार्कर भी था। मतलब क्लेन को सिर्फ टाइम ही, बल्कि ये भी पता चल गया कि डिनर पर कौन कौन मौजूद होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फो उसके प्लान के लिए गोल्ड माइन जैसी थी। विजन में उसने डाइनिंग रूम की खिड़की से बाहर देखा, जहां उसे चांद की हल्की सी झलक दिखी। और यहीं पर क्लेन का असली टैलेंट सामने आता है। जैसे ही वो विजन से बाहर आया, उसने एस्ट्रोमेंसी यानी सितारों और प्लैनेट्स की स्टडी वाली अपनी नॉलेज यूज करके चांद की पोजीशन के हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लिया। और उसका कैलकुलेशन निकला शाम के 7:30 से 7:45 के बीच। उसने सोचा कि खाना देखकर लग रहा है कि वो लोग आधा डिनर खत्म कर चुके होंगे, तो एक्शन लेने के लिए 7:30 बजे का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि क्लेन इतना ज्यादा केयरफुल और मेटिकुलस प्लानर है, वो कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ता। लेकिन इस डिवाइनेशन के दौरान उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली। उसने नोटिस किया कि डिनर टेबल पर कैपिम की वाई या बच्चे नहीं थे, जो कि बहुत अनयूजुअल था। उसके दिमाग में कई सवाल आए। कैपिम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का इतना कट्टर भक्त है कि उसकी फैमिली को अलग कमरे में खाना पड़ता है, या कोई और सीक्रेट है। उसने इस बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। ये एक छोटा सा मिस्ट्री हुक था, जो ये हिंट दे रहा था कि कैपिम किला में कुछ तो गड़बड़ है। खैर, टाइम कंफर्म हो गया था, 7:30। अब क्लेन वापस असली दुनिया में आ गया और एक्शन का टाइम शुरू होने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है कैपिम के घर पर। कैपिम अपने एक सबऑर्डिनेट ओडिसियस से बात कर रहा और उसका मूड बहुत खराब था। उसे पता चला था कि उसका एक आदमी फैबियन मारा गया है। कैपिम एकदम ठंडी और डरावनी आवाज में पूछता है, फैबियन मर गया? उसका सबऑर्डिनेट डरते डरते बताता है कि हाँ, ईस्ट बोरो में जमेंगर गैंग के साथ एक झगड़े में उसे किसी ने चाकू मार दिया। ये सीन हमें कैपिम का असली चेहरा दिखाता है। वो एक क्रूर और बेरहम गैंग बॉस है। वो गुस्से में कहता है, क्या जमेंगर गैंग वालों को पता नहीं था कि वो मेरा आदमी है? फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को धमकाते हुए कहता है, मुझे उस गैंग के लीडर की लाश चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को नदी में डुबो दूंगा। मतलब फुल विलेन वाला एटीट्यूड, जरा भी रहम नहीं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है।
जैसे ही कैपिम बदला लेने का ऑर्डर दे रहा होता है, कमरे में हैरिस नाम का वही विग वाला आदमी आता है जिसे क्लेन ने विजन में देखा था। और भाई हैरिस के आते ही पूरे कमरे का माहौल बदल गया। जो कैपिम अभी शेर बन रहा था, वो हैरिस को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। हैरिस उससे ठंडे दिमाग से पूछता है, तुम बदला लेने की सोच रहे हो? कैपिम के माथे पर पसीना आ जाता है और वो तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं मिस्टर हैरिस, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि असली बॉस कैपिम नहीं बल्कि हैरिस है। हैरिस उसे वार्निंग देता है कि इस क्रिटिकल टाइम में कोई फालतू का ड्रामा नहीं होना चाहिए, और ये भी याद दिलाता है कि बैकलैंड में उसके जैसे ह्यूमन ट्रैफिकर और भी हैं। अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये पावर डायनामिक देखकर मजा आ गया। मतलब कैपिम जिसके नाम से सब कांपते थे, वो खुद किसी और के इशारों पर नाच रहा था। बात को संभालने के लिए कैपिम हैरिस को बताता है कि इस बार के माल में उसके पसंद की चीज भी है, जो क्लियरली किसी लड़की की तरफ इशारा था। ये सुनकर हैरिस थोड़ा शांत होता है और कहता है, आज रात उसे मेरे कमरे में भेज देना। ये सीन इन दोनों कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा घिनौना बना देता है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। हैरिस के जाने के बाद कैपिम का चेहरा फिर से बदल जाता है। वो एक फोटो फ्रेम उठाता है जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, और खुद से फुसफुसाता है, बस ये डील खत्म हो जाए फिर तुम लोग वापस सकोगे। इस एक मोमेंट से हमें पता चलता है कि कैपिम की फैमिली उसके साथ नहीं रहती, और शायद वो उन्हें इस गंदगी से दूर रखना चाहता है। एक तरफ वो एक मॉन्स्टर है और दूसरी तरफ एक फैमिली मैन जो इस दलदल से निकलना चाहता है। ये उसके कैरेक्टर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है। खैर, डिनर का टाइम हो जाता है। डाइनिंग रूम में वही सब लोग इकट्ठा होते हैं जो क्लेन ने विजन में देखे थे, कैपिम, हैरिस, कैटी और पार्कर। घड़ी में टाइम हो रहा था 7:23, और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ बैकलैंड ब्रिज एरिया के एक सस्ते से होटल में क्लेन एक्शन शुरू करता है। उसने अपनी पॉकेट वॉच में टाइम देखा, रूम को एक स्पिरिचुअल वॉल से सील किया ताकि कोई बाहर से अंदर न देख सके, और फिर ने एक रिचुअल शुरू किया। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिचुअल नहीं था। वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को समन कर रहा था ग्रे फॉग के ऊपर बैठे अपने असली फूल वाले अवतार को। उसने मंत्र पढ़े, मैं अपने नाम पर आह्वान करता हूँ, द फूल जो इस युग का नहीं है। और जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ, वो खुद ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया अपने ही समन को रेस्पॉन्ड करने के लिए। वहां उसने एक चमकता हुआ डोर ऑफ समनिंग देखा, लेकिन दरवाजे में घुसने से पहले उसने तैयारी की। उसने सनब्रोज जैसे मिस्टिकल आइटम्स को अपनी स्पिरिट बॉडी में एब्जॉर्ब किया। आखिर में उसने ब्लैक एम्परर कार्ड उठाया, और भाई जैसे ही उसने वो कार्ड यूज किया, उसकी स्पिरिट बॉडी एक असली शरीर जैसी लगने लगी जिसमें फ्लेश और ब्लड हो। उसके चारों तरफ एक डार्क मिस्ट घिर गया और उसने एक शानदार ब्लैक आर्मर का रूप ले लिया। उसके सिर पर एक काला ताज था और पीठ पर एक लंबा केप। उस एक पल के लिए क्लेन एक असली सम्राट लग रहा था, ब्लैक एम्परर। इस कार्ड की सबसे खास बात यह थी कि ये उसे एंटी डिवाइनेशन और एंटी प्रोफेसी की पावर देता था। मतलब कोई भी बियॉन्डर उसे आते हुए सेंस नहीं कर सकता था। अब वो पूरी तरह से दरवाजे से गुजरा और वापस होटल के कमरे में मोमबत्ती की रोशनी से बाहर निकला, और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो कैपिम के विला की तरफ उड़ चला। कुछ ही देर में वो विला के सामने था। गार्ड्स उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वो एकदम रिलैक्स्ड तरीके से मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था, और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अब असली गेम शुरू होने वाला है, और क्लेन एक ऐसे अवतार में है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो भाई, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्लेन ने हेजल से इन्फॉर्मेशन निकाल कैपिमा के विला पर अटैक करने का एक पूरा फुलप्रूफ प्लान बनाया था, और अब वो टाइम आ गया था जब उस प्लान को एक्शन में लाना था। शो शुरू होने वाला था। तो सीन ये है कि क्लेन एक काले क्राउन और एक सॉलिड ब्लैक आर्मर में दरवाजे पर खड़ा है। ये उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है बल्कि उसकी स्पिरिट बॉडी है, जिसे उसने ब्लैक एम्परर कार्ड की पावर से और ज्यादा मजबूत बना लिया था। वो कुछ सेकंड्स के लिए खुद को शांत करता है और फिर एक कदम आगे बढ़ाता है, और बूम, वो बिना किसी आवाज के दरवाजे के आर पार होकर कैपिमा तक पहुंच जाता है, जैसे कोई भूत हो। अंदर घुसते ही उसे एक बहुत बड़ा और शानदार हॉल दिखता है, गोल्डन कलर की थीम, 3 मंजिल ऊंचा डोम और एक विशाल क्रिस्टल झूमर। सब कुछ बहुत ही लेविश और अमीर वाला फील दे रहा था। क्लेन को भुने हुए मीट की खुशबू आती है जो कि डाइनिंग रूम से आ रही थी, जहां सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन हमारा हीरो कोई जल्दबाजी में नहीं था। ये चीज मुझे क्लेन की सबसे अच्छी लगती है। वो हमेशा बहुत सोच समझकर और सावधानी से काम करता है। वो सीधे डाइनिंग रूम में नहीं घुसता। पहले वो बाहर बाहर घूमकर पूरे एरिया का जायजा लेता है। वो बीच बीच में गैस पाइप्स को खींचकर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करता है। मतलब वो ये देख रहा था कि स्पिरिट बॉडी की स्टेट में और ब्लैक एम्परर कार्ड के साथ वो रियल वर्ल्ड पर कितना असर डाल सकता है। अब देखो, जब वो सिर्फ एक सीयर या क्लाउन था तो उसकी स्पिरिट बॉडी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन एक मैजिशियन के तौर पर वो पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट और एयर बुलेट्स जैसी पावर्स यूज कर सकता था। और ब्लैक एम्परर कार्ड ने तो उसकी पावर्स को और भी बढ़ा दिया था। उसकी सोल पर अटैक करने की पावर अब स्पेक्ट श्रीक बन चुकी थी, एक ऐसी चीख जो इंसानों को सुनाई नहीं देती लेकिन एरिया में मौजूद हर लिविंग बीइंग की आत्मा को डैमेज कर सकती है। साथ ही उसका टच किसी को भी बर्फ की तरह जमा सकता था।
तो सब कुछ कंफर्म करने के बाद क्लेन एक दीवार के आर पार होकर चुपके से डाइनिंग हॉल में एंटर करता है और वहां वो जो सीन देखता है वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने प्लान किया था। लंबी सी टेबल पर हैरास, कैटी पार्कर और खुद कैपिमा सब डिनर कर रहे थे। क्लेन ने बस एक नज़र उन पर डाली और फिर अपनी निगाहें हटा ली, क्योंकि वो जानता था कि ये सब बियॉन्डर्स हैं और अगर उसने ज्यादा देर घूरा तो वो अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे महसूस कर सकते थे। वो वहां मौजूद नौकरों के ऑरा की मदद से पूरे डाइनिंग रूम का लेआउट अपने दिमाग में बिठा लेता है, जैसे कि रूम कितना बड़ा है, फायरप्लेस कहाँ है, कितनी गैस लाइट्स जल रही हैं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक मूव बहुत कैलकुलेटेड था। फिर वो सोचता है कि दाढ़ी वाला बेलीज यहाँ नहीं है, मतलब वो बेसमेंट में शिफ्ट चेंज कर रहा होगा। और ये बात उसे और भी यकीन दिलाती है कि कैपिमा सिर्फ इंसानी तस्करी के सिंपल मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक चल रहा है। अब क्लेन अपना मेन हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। वो एक पेंटिंग के पीछे जाकर खड़ा होता है और अपने अंदर हाथ डालकर एक भूरे रंग की बोतल खोलता है। ये थी बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल। अब सोचो क्लेन ने डिनर का टाइम ही क्यों चुना। इसका रीजन बहुत सिंपल और जीनियस था। पहला, इस वक्त सारे मेन टारगेट एक ही जगह पर एक साथ मौजूद थे। दूसरा, सर्दियों की वजह से दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं, जिससे जहर का असर और भी इफेक्टिव होता। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्लेन खुद एक स्पिरिट बॉडी में था। इसका मतलब था कि बायोलॉजिकल जहर का उस पर कोई असर ही नहीं हो सकता था। मतलब जहर सब पर काम करेगा सिवाय उसके जो जहर फैला रहा है। कितना स्मार्ट और परफेक्ट प्लान है यार। तो क्लेन बस वहीं खड़ा होकर सब कुछ होते हुए देखता है और वो बिना गंध वाला जहर धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलना शुरू हो जाता है। उधर टेबल पर हैरास अपनी फिश खा रहा था और शैंपेन पी रहा था और मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे वो आज रात टॉर्चर करने वाला था। कैटी बड़ी हड़ेरियां से अपना चिकन काट रही थी। पार्कर कैपिमा से बात कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत हवा में घुल चुकी है। और फिर असर शुरू होता है। सबसे पहले कैपिमा पर वो अपनी गर्दन खुजाता है और कहता है थोड़ी खुजली हो रही है। फिर वो दोबारा खुजाता है और इस बार इतनी जोर से कि उसकी स्किन पर खून के निशान बन जाते हैं। वो निशान तुरंत सूजने लगते हैं और उसकी स्किन ट्रांसलूसेंट हो जाती है, जिसके अंदर से पीला पीला पस दिखाई देने लगता है। ये बहुत ही घिनौना सीन था। कैपिमा फिर से उसी जगह खुजाता है और इस बार उसकी सूजन फट जाती है और उसमें से बदबूदार पस बाहर निकलने लगता है। ये देखते ही हैरास को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगता है। और तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। वहां खड़े नौकर नौकरानियां अपना पेट पकड़कर पागलों की तरह हंस रहे थे। वो इतना हंस रहे थे कि उनकी कमर झुक गई थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर एक चेन रिएक्शन की तरह बाकी के नौकर या तो बेहोश होने लगे या फिर हरे पीले रंग का लिक्विड वोमिट करने लगे। एक भी नहीं बचा। बैम्प्टी डाइनिंग टेबल पलट देती है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर और एक चाबुक आ जाता है। पार्कर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग घूम रहा था। वो कैपिमा को दर्द से चिल्लाते और अपनी स्किन नोचते हुए देख रहा था और उसे ये घिनौना सीन क्यों पता नहीं अच्छा लग रहा था। तभी हैरास को एहसास होता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत। चिल्लाता है, अपनी सांस रोक लो पार्कर, दरवाजा खोलो, कैटी मेरे साथ घुसपैठिए को ढूंढो। उसे इस बात की तसल्ली थी कि नॉर्मल लोगों पर जहर का असर जल्दी हुआ, जिससे उन्हें खतरा महसूस करने का टाइम मिल गया। जैसे ही पार्कर दरवाज खोलता है, हैरास को अपनी स्पिरिट विजन से एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। एक ऐसी एडर जिसने मोटा काला आर्मर और एक काला क्राउन पहना हुआ था। वो कोई नहीं, हमारा क्लेन था। हैरस अपना हाथ उठाकर चिल्लाता है, इम्प्रिजनो। अचानक क्लेन के चारों ओर की हवा गाढ़ी हो जाती है, जैसे उसे किसी अदृश्य दीवार ने कैद कर लिया हो। कैटी तो पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन गोली उस काली हेड़ा के आर पार हो गई और वो हैग्र जलकर एक कागज के टुकड़े में बदल गई। ये था क्लेन का पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट। उसने पहले ही अपना क्लोन बना दिया था। और अगले ही पल कमरे की सारी गैस लाइट्स की आग अचानक से तेज होती है और फिर बुझ जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। हैरस और बाकी लोग फिर से क्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी कैटी को हवा में तैरती हुई एक काली परछाई दिखती है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, उसके दिमाग में एक जोर का धमाका होता है, जैसे किसी ने लकड़ी से मारा हो। ये था क्लेन का स्पेक्टर श्रीक। कैटी की नाक से खून बहने लगता है और सबसे कमजोर पार्कर तो चकराकर गिरने ही वाला था। और ठीक उसी वक्त कोई पार्कर के कंधे पर हाथ रखता है। एक बर्फीला एहसास उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और वो अपनी जगह पर जम जाता है और उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। इम्प्रिजन, ये क्लेन था जिसने हैरास का ही स्पेल यूज करके पार्कर को फंसा दिया और खुद वहां से निकल गया। लेकिन हैरास भी कम नहीं था। वो अपनी उंगलियां हिलाकर कहता है, रिलीज, और उस अदृश्य दीवार को तोड़ देता है। अब असली फाइट शुरू होने वाली थी। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे क्लेन ने पार्कर पर सोल टच से अटैक किया था। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। पार्कर के शरीर के चारों ओर जो इनविजिबल जेल था वो तो तुरंत टूट गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बॉडी अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो जमीन पर पड़ा हुआ बस कांप रहा था, जैसे अभी भी जमा हुआ हो। ये सिर्फ सोल टच का असर नहीं था, बल्कि क्लेन ने उसकी आत्मा पर डायरेक्ट अटैक किया था। और बेचारा पार्कर, जो सिर्फ एक सीक्वेंस एड था, वो इतने पावरफुल अटैक से जल्दी रिकवर नहीं कर सकता था और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है,
क्योंकि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा बायोलॉजिकल पॉइजन इनहेल कर लेता है। उसकी कमज़ोर हालत में जहर और भी तेज़ी से काम करने लगता है। वो खाली आंखों से देखता है कि उसका साथी कापिम जमीन पर लौट रहा है और अपने चेहरे और शरीर को पागलों की तरह खरोंच रहा है, इतनी बुरी तरह कि उसकी स्किन निकल कर लटक रही थी और हड्डियां तक दिख रही थी। मतलब सीन काफी डिस्टर्बिंग था। ये देखकर पार्कर उसकी तरफ रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन कापिम उसे अपनी तरफ आते देख और डर जाता है, पर उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं थी, वो सिर्फ चीख सकता था। इसी बीच क्लेन ने हैरस के इम्प्रिजन स्पेल को डॉज कर लिया था। उसने एंशियंट हर्मिस भाषा में होली चिल्ला और अपने सन ब्रोच की पावर यूज करके एक एयर बुलेट फायर की। अब ये कोई नॉर्मल एयर बुलेट नहीं थी, इसमें होली डैमेज ऐड हो गया था। लेकिन हैरस कोई नॉर्मल मैजिशियन नहीं था, वो एक प्यूजिलिस्ट एक्सपर्ट की तरह फुर्तीला था और उसने आसानी से अटैक डॉज कर लिया। फिर उसने कैटी को इशारा किया कि वो क्लेन को अपने विप से बिजी रखे और खुद अपनी जेब से एक लोहे का काला ग्लव निकालकर पहनने लगा। क्लेन जो स्पिरिट बॉडी स्टेट में था, उसे सब कुछ दिख रहा था। वो तुरंत हवा में उड़कर हैरस की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरस तैयार था। उसने ग्लव को क्लेन की तरफ पॉइंट किया और एक वर्ड बोला, एग्जाइल भाई। ये बोलते ही क्लेन को एक इनविजिबल फोर्स ने टक्कर मारे और उसकी पूरी स्पिरिट बॉडी हवा में उड़कर दीवार से जा टकराई। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरस ने वो ग्लव पूरी तरह से पहन लिया। ग्लव पहनते ही हैरस का पूरा ऑरा ही बदल गया। वो थोड़ा लंबा लगने लगा, जैसे कोई जज हो जिंदगी और मौत का फैसला करता है। जैसे ही क्लेन एग्जाइल स्टेट से बाहर आया, उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसका मन कर रहा था कि वो हैरस के सामने झुक जाए और उसके सारे ऑर्डर्स माने। उसकी मूवमेंट स्लो हो गई और तभी कैटी ने अपने लंबे काले विप से क्लेन पर अटैक कर दिया। वो विप क्लेन की स्पिरिट बॉडी के आर पार हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को इतना दर्द हुआ जैसे किसी ने उसकी बॉडी के सबसे कमजोर हिस्से पर गर्म लोहा रख दिया हो। वो दर्द से चिल्ला उठा और कैटी यहीं नहीं रुकी, उसने अपनी रिवॉल्वर से 2 गोलियां भी चलाईं। गोलियां लगते ही क्लेन की ब्लैक आर्मर वाली बॉडी एक पेपर फिगरिन में बदल गई और जलकर राख हो गई। असली क्लेन एक अंधेरे कोने में फिर से अपीयर हुआ। उसके सनब्रोच में हॉर इम्यूनिटी की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से हैरस का डराने वाला एक उस पर से हटा। अब सोचो, 1 मिनट से भी कम टाइम में क्लेन को 2 बार अपना पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ा। इससे पता चले कि हैरस और कैटी की टीम कितनी खतरनाक थी। क्लेन ने जो डिवाइनेशन किया था कि ये ऑपरेशन काफी डेंजरस होगा, वो बिल्कुल सच था। लेकिन क्लेन को हैरस के कन्फाइनमेंट स्पेल से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। क्योंकि वो अभी एक समन्ड स्पिरिट बॉडी था। जब भी वो चाहे वो समनिंग खत्म करके सीधा ग्रे फॉग के ऊपर वापस जा सकता था। और इस प्रोसेस को सिर्फ गॉड्स या ग्रेड 0 या ग्रेड 1 के सिल आर्टिफैक्ट्स ही रोक सकते थे। ये क्लेन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था और इसी वजह से वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा था। अब फाइट आगे बढ़ती है। हैरस ने देखा कि उसके हॉरर इफेक्ट का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने अपने ग्लव की पावर यूज की और अनाउंस किया, यहाँ स्पेक्टर और व्रेथ्स प्रोहिबिटेड हैं। क्लेन की बॉडी पर जोर का धक्का लगा, लेकिन ब्लैक एम्परर कार्ड की वजह से उसकी स्पिरिट बॉडी का लेवल काफी हाई था, इसलिए इसने इस इफेक्ट को दबा दिया। ये देखकर हैरस थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने देखा कि क्लेन उड़कर कैटी के अटैक से बच रहा है, तो उसने एक और रूल बनाया, यहाँ उड़ना और तैरना प्रोहिबिटेड है। ये सुनते ही क्लेन धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब क्लेन उड़ नहीं सकता था, कैटी उसे लगातार अपने विप से टॉर्चर कर रही थी। उसने कुछ देर तो डॉज किया, लेकिन आखिर कैटी का विप उसके हाथ पर लग ही गया। उसे फिर से वही आत्मा को चीर देने वाला दर्द हुआ और वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरस ने अपनी मुट्ठी बांधी और चिल्लाया, डेथ। उसकी बॉडी एक शैडो की तरह आगे बढ़ी और क्लेन से टकरा गई, और क्लेन की बॉडी एक बार फिर कागज के टुकड़ों में बिखर गई। ये उसका तीसरा परफिगरिन था। हैरस ने ताना मारते हुए कहा, देखता हूं तुम्हारे पास कितने सब्स्टिट्यूट बचे हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्लेन ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसने देखा कि पार्कर और कापिम की हालत बहुत खराब है और जहर का असर बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी क्लेन को खत्म करना था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैजिक शोका की सेगमेंट का असली प्लान अब सामने आने वाला था। हैरस और कैटी को जो हवा में अजीब सी स्मेल आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो बायोलॉजिकल पॉइजन की वजह से है, लेकिन ये क्लेन के प्लान का हिस्सा था। उसने पॉइजन का यूज सिर्फ उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि एक और स्मेल को छिपाने के लिए किया था, और वो स्मेल थी गैस की। जब क्लेन ने शुरुआत में लाइट्स और फायरप्लेस की आग को तेज और बंद किया था, वो सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए नहीं था, बल्कि उसी वक्त उसने चुपके से कुछ गैस पाइप्स को तोड़ दिया था। और हैरस ने कन्फाइनमेंट स्पेल यूज करके अनजाने में क्लेन की ही मदद कर दी। उसने पूरे डाइनिंग हॉल को एक गैस चैम्बर बना दिया था। क्लेन जानबूझकर कैटी के साथ उलझा रहा ताकि हवा में गैस भरने का टाइम मिल जाए, और इसीलिए उसने अब तक फ्लेमिंग जम जैसा कोई फायर अटैक यूज नहीं, अब वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और अब वो मौका आ चुका था। जैसे ही कैटी ने अपनी रिवॉल्वर रिलोड करके क्लेन पर निशाना लगाया और हैरस उस पर फाइनल अटैक करने को तैयार हुआ, ब्लैक आर्मर में खड़े क्लेन के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसने अपनी उंगलियों से एक स्नैप किया। अचानक पास के फायरप्लेस में एक चिंगारी भड़की, जिसने तुरंत आसपास की हवा को पकड़ लिया, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा आग के एक विशाल गोले में बदल गया। हैरस की आंखों के सामने बस आग ही आग थी।
जैसे वो कोई ग्रैंड फायरवर्क्स देख रहा हो। और एक स्पेक्टर होने के नाते क्लेन को इस धमाके से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था। उसने अपने दुश्मनों को उन्हीं के बनाए हुए जाल में फंसा दिया था। क्या ब्रिलियंट मूव था यार। तो पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन ने गैस लीक करके एक बहुत बड़ा प्लान सेट किया था। अब इस चैप्टर में उस प्लान का फाइनल एक्ट यानी कि पर्दा गिरने का टाइम आ गया था। सीन शुरू होता है कैपिम से, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे इतनी खुजली और दर्द रहा था कि वो खुद को ही फाड़ देना चाहता था। मतलब उसकी हालत एकदम नर्क जैसी थी। तभी उसे एक आग की लाल लहर अपनी तरफ आते हुए दिखती है और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। उसने सोचा था कि शायद अपने आखिरी मोमेंट में उसे अपनी वाइफ बच्चों के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आएंगे। उसे लगा था कि शायद उसे सुकून मिलेगा कि चलो इस टॉर्चर से छुटकारा मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे उसके दिल के अंदर से जीने की एक जबरदस्त इच्छा जागी और साथ में खौफ भी। पर इससे पहले कि कोई याद उसके दिमाग में आती, उसे एक भयानक दर्द महसूस हुआ और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बूम। डाइनिंग रूम की खिड़कियां, ईंटें, मलबा सब कुछ धमाके से उड़ गया और बाहर आग की लपटें ऐसे निकल रही थीं जैसे कोई ड्रैगन सांस ले रहा हो। इस एरिया में जो गार्ड्स पेट्रोलिंग करते वो तुरंत जमीन पर गिर थे। जो लकी थे और जिन्हें चोट नहीं लगी, उनके भी कानों में जोर की सीटी बजने लगी। उन्होंने देखा कि डाइनिंग रूम की आधी से ज्यादा दीवार ढह चुकी थी और आग हवा में तैरती हुई लग रही थी। पूरी गली के लोगों और पुलिस वालों ने ये धमाका सुना और सब कंफ्यूज और डरे हुए थे। और इस पूरी तबाही और आग के बीच में डाइनिंग रूम के अंदर क्लीन खड़ा था, ब्लैक आर्मर और ब्लैक क्राउन पहने हुए। वो आग की लपटों में नहा रहा था और धमाके की लहरों को एंजॉय कर रहा था, बिना हिले डुले। भाई ये सीन इमेजिन करके देखो, कितना ऐस लग रहा होगा वो। उसके आसपास की ब्लैक गैस काफी हद तक छंट चुकी थी और उसकी स्पिरिट बॉडी को थोड़ा डैमेज भी हुआ था, पर सीरियस बिल्कुल नहीं था। एक टूटी हुई टेबल के पास पार्कर और कैम की बॉडीज एक कोने में पड़ी थीं। उनके सिर फट चुके थे और बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी। उनकी बॉडी पर अभी भी धीरे धीरे आग जल रही थी और बाकी नौकरों का भी ये हाल था। दूसरी तरफ केटी, जो टाइम पर बच नहीं पाई थी, वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिरी। उसकी बॉडी खून से लथपथ थी और स्किन पर जलने के गहरे निशान थे। वो अभी मरी नहीं थी, पर गहरी चोटों की वजह से बेहोश हो चुकी थी। लेकिन बेहोशी में भी वो खांस रही थी और बची हुई आग को सांस के साथ अंदर खींच रही थी। उसका ब्लैक विब भी डैमेज हो गया था और उसके पास जितनी भी बियॉन्डर बुलेट्स थीं, सब धमाके में खत्म हो गईं। सीधा सीधा मतलब ये था कि केटी अब लड़ने के काबिल नहीं बची थी। हैरस, जो उन सबका लीडर था, उसने सही टाइम पर रोल करके अपने वाइटल ऑर्गन्स बचा लिए थे। लेकिन उसकी पीठ, बाल और पैरों पर भी आग लगी हुई थी और काफी खून बह रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और बॉडी को सीरियस इंजरी हुई थी। लेकिन उसका जिंदा बचना यह साबित करता था कि उसकी बॉडी कितनी मजबूत थी। पर यह सब क्लेन के एक्सपेक्टेशन के अंदर ही था। उसने प्लान बनाते हुए पहले ही सोच लिया था कि दुश्मन उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, इसलिए उसने धमाका भी उसी हिसाब से प्लान किया था। ये होती है असली प्लानिंग। हैरस ने जैसे ही क्लेन को देखा कि वो आग के बीच में बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, एग्ज। एक बार फिर क्लेन इस अटैक को रोक नहीं पाया और एक कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़कर डाइनिंग रूम से बाहर हॉल में जा गिरा। लेकिन हैरस ने इस मौके का फायदा क्लेन पर अटैक करने के लिए नहीं उठाया। वो अचानक मुड़ा और बिना पीछे देखे बाहर की तरफ भागा। सोचो कितना स्मार्ट था वो। उसे पता था कि उसकी हालत खराब है, जहर का असर भी पीक पर पहुंचने वाला है और इस मॉन्स्टर जैसे घुसपैठिए को हराने का कोई चांस नहीं है। उसे पता था कि अगर लड़ाई जारी रखी तो या तो वो जहर से मरेगा या अपनी चोटों की वजह से कंट्रोल खो देगा। और भागने का फैसला करते ही उसने केटी की भी परवाह नहीं की, जो अभी भी जिंदा थी। क्लेन, जो एग्जाइल के बाद खुद को संभालिया था, उसने ये सीन देखा। उसने तुरंत अपना सिर उठाया, मुंह खोला और एक ऐसी चीख निकाली जो किसी इंसान को सुनाई नहीं दे सकती थी। हम हैरस को चक्कर आ गया और उसके पैर एक पल के लिए रुक गए। उसकी स्किन पर ट्रांसपेरेंट छाले उभरा, जो लूजिंग कंट्रोल का पहला साइन था। लेकिन वो जल्दी से संभल गया और विला से बाहर भागता रहा। इसे मारना सच में मुश्किल है, क्लेन ने सोचा, पर उसने पीछा नहीं किया। उसे याद था कि उसका मेन गोल पीड़ितों को बचाना है, इन क्रिमिनल्स को खत्म करना ही। और सबसे जरूरी बात, उसने खुद भी काफी एनर्जी खर्च कर दी थी और उसे भी चोटें आई थीं। अगर वो पीछा करता तो हो सकता है कि हैरस के आखिरी जवाबी हमले को रोक नहीं पाता। क्लेन ने चुटकी बजाई और एक एयर बुलेट फायर की। गोली सीधे केटी के सिर में लगी और उसकी तकलीफ खत्म हो गई। इसके फौरन बाद क्लेन मुड़ा और बेसमेंट एंट्रेंस की तरफ उड़ गया। वहां दाढ़ी वाला बेलीज राइफल लेकर खड़ा था। वो बाहर की सिचुएशन पर नजर रखे हुए था, लेकिन अपनी पोस्ट छोड़ने की हिम्मत नहीं रहा था। उसे डर था कि कहीं घुसपैठिए के साथी तहखाने में न घुस जाएं। जैसे ही उसने क्लेन के स्पिरिट को अपनी तरफ आते देखा, उसने बिना सोचे समझे राइफल उठाकर ट्रिगर दबा दिया। बैंग! एक तेज रफ्तार वाली पेल गोल्ड बुलेट क्लेन की तरफ आई, लेकिन क्लेन पहले से ही तैयार था। गोली चलने से ठीक पहले वो हल्का सा साइड हो गया और बुलेट उसके पास से गुजरकर बाहर चली गई। उसी टाइम बेलीज भी बाहर भागा। उसे पता कि जो इंसान और किटी को संभाल सकता है वो उसे आसानी से मार देगा, और इतने बड़े धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया होगा, तो उसका भी एक ही ऑप्शन था, भागो। क्लेन ने फिर से एक इनविजिबल चीख निकाली, जिससे बेलीज को लगा जैसे ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा हो, लेकिन ये भी उसे भागने से नहीं रोक पाया।
क्लेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने पीछा करने का आइडिया छोड़ दिया। उसका मिशन रेस्क्यू था, फाइटिंग नहीं। वो बेसमेंट के एंट्रेंस पर गया और लगातार चुटकियां बजाने लगा। बैंग बैंग बैंग। एयर बुलेट्स इनविजिबल दीवारों से टकराई और धीरे धीरे हैरस का बनाया हुआ कन्फाइनमेंट टूटने लगा। यही एक वजह थी कि क्लेन ने गैस एक्सप्लोजन करने की हिम्मत की थी। उसे पता था कि कन्फाइनमेंट की वजह से धमाके का असर उन बेचारी लड़कियों तक नहीं पहुंचेगा। उसने ताले तोड़े और तखाने में उड़कर गया। सबसे पहले उसने डेजी का सेल ढूंढा और कंफर्म कि वो ठीक है। फिर उसकी बॉडी एक इल्यूजन में बदली और मेटल के दरवाजे में समा गई। क्रीक क्रीक, एक के बाद एक सारे सेल्स के लोहे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जैसे कोई अनदेखा भूत उन्हें खोल रहा हो। डेजी और बाकी लड़कियां पहले तो धमाके से डर गईं। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके सेल का दरवाजा अपने आप खुल गया है तो वो हैरान रह गईं। कुछ लड़कियां जो हाल ही में किडनैप हुई थीं, उन्होंने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट के एग्जिट की तरफ भागने लगीं। वो जलते हुए विला से बाहर निकलीं और आज़ादी की तरफ दौड़ पड़ीं। जब वो गली में पहुंची तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें उस शैतानी बिल्डिंग की छत पर एक रौबदार फिगर खड़ा दिखाई दिया, ब्लैक आर्मर और ब्लैक क्राउन पहने हुए। उस फिगर के पीछे का केप खामोशी से हवा में लहरा रहा था। जब क्लेन धुएं और आग से भरे डाइनिंग रूम में वापस आया और तो उसने देखा कि पार्कर और केटी के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स अब बाहर आ रहे थे। उसने उनका सामान चेक किया, पर ज्यादातर चीजें जल चुकी थी, पैसे भी। क्लेन ने ऊपर के फ्लोर्स पर जाकर जल्दी से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। फिर वो वापस नीचे आया और उसे एक टैरो कार्ड्स का डेक मिला। उसने डेक में से सारे मेजर अरकाना कार्ड्स निकाले और कैपिम की लाश के पास गया। उसने बाकी सारे कैपिम की बॉडी पर बिखेर दिए, लेकिन दो कार्ड्स को उसने खास तौर पर उठाकर उसकी आंखों पर रख दिया। ये कार्ड्स थे जजमेंट, जिस पर एक एंजल तुरही बजा रहा था, और द एम्पेरर, जिस पर एक राजा आर्मर और क्राउन पहने हुए था। ये क्लेन का सिग्नेचर था, उसका कर्टेन कॉल। कुछ ही सेकंड्स बाद विला के बाहर हवा में एक दरवाज़ा बना। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसने एक नज़र में ही जलते हुए डाइनिंग रूम को देख लिया। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और एक और फिगर वहां पहुंचा। ये चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल स्नेक थे। दोनों डेमिगॉड लेवल के लोग थे। दोनों एक साथ उस जगह पर उतरे जहां धमाका हुआ था। एक हिंसक तूफान ने आग को बुझा दिया। फिर उन्होंने केटी और पार्कर की जली हुई लाशें देखीं और कैपीम को, जो टैरो कार्ड्स से ढका हुआ था, और उसकी आंखों पर रखे दो कार्ड्स, जजमेंट और द एम्पेरर। तभी दोनों डेमिगॉड्स को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने बाहर की तरफ देखा। उन्होंने घर की छत पर ब्लैक आर्मर और ब्लैक क्राउन पहने एक मैजेस्टिक फिगर को देखा। उस फिगर ने हल्का सा सिर हिलाया, उसका केप हवा में उठा और फिर बिना किसी वार्निंग के वो उन दोनों हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की नज़रों के सामने से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। तो पिछले चैप्टर में क्लेन ने कैपी और उसके साथियों को ठिकाने लगा दिया था, और हम देखते हैं उसके एक्शन का असर क्या हुआ। चैप्टर की शुरुआत होती है एक जबरदस्त सीन से। सर्दियों की रात थी और आसमान में जोरों की बिजली कड़कती है, ठीक उसी जगह को रोशन करते हुए जहां कुछ देर पहले क्लेन खड़ा था। एकदम परफेक्ट फिल्मी सीन था ये। वहां पर स्पेल सिंगर ऑफ गॉड स्नेक पहुंचता है, जो कि एक बहुत पावरफुल बियॉन्डर है। उसका चेहरा बहुत सीरियस था और वो धीरे से बोलता है, रोज स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन फिर वो खुद ही मना कर देता है, क्योंकि उसे वहां कोई आत्मा या मरे हुए क्रिएचर की प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी। उसके साथ और मैच्योर आदमी था, जिसकी आंखें गोल्डन थीं। उसने कैपी की लाश को देखकर कहा, टारगेट की लाश को टैरो कार्ड से ढक देना। पिछले 2 महीनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है। स्नेक तुरंत पूछता है, पहली बार कब हुआ था? तो वो आदमी बताता है कि पहली बार ऐसा तब हुआ था जब ट्रू क्रिएटर ने दुनिया में उतरने की कोशिश की थी और किसी ने उसका प्लान फेल कर दिया था। ये सुनते ही स्नेक को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे रोज स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, क्योंकि जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ईविल गॉड्स को पूछती हैं, वो एक दूसरे का काम बिगाड़ती नहीं हैं। वो तो चाहते हैं कि दूसरे कामयाब हों और दुनिया में तबाही मचाएं। अब यहाँ से एक नई मिस्ट्री शुरू हो जाती है। वो गोल्डन आंखों वाला आदमी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है कोई नई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, जिनका सिग्नेचर मूव है टारगेट की बॉडी पर टैरो कार्ड्स छोड़ना। उसने आगे एक्सप्लेन किया कि कैपी के चेहरे पर 2 कार्ड्स थे, एक जजमेंट और दूसरा एम्परर। उसने अंदाजा लगाया कि जजमेंट शायद उनका मकसद बताता है और द एम्परर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का कोड नेम हो सकता है। मतलब क्लेन ने अनजाने में एक पूरी नई मिस्ट्री पैदा कर दी थी और अब बड़े बड़े लोग इस एम्परर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। और ये सब सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि सिर्फ हम जानते हैं कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिर्फ हमारा अकेला क्लेन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेन को देखते हैं, जो ग्रे फॉग के ऊपर अपने सेफ स्पेस में बैठा है। इस मिशन में उसने सिर्फ 3 बार फिगरीन सब्स्टिट्यूट यूज किए थे, तो वो अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा था। सबसे पहले वो डेजी नाम की लड़की की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए डिविनेशन करता है। वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और उसका स्पिरिट पेंडुलम घूमने लगता है। वो धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसका मतलब था कि डेजी को घर लौटने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, पर वो सेफ रहेगी। ये जानकर क्लेन को फाइनली तसल्ली होती है। इसके बाद उसकी नज़र 2 आइटम्स पर पड़ती है जो उसके सामने रखे थे, मैम कैटी और पार्कर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली वो कोर पावर होती है
जो एक बियॉन्डर के मरने के बाद बच जाती है। एक हेक्सागोनल पिलर जैसा था और दूसरा एक बच्चे की मुट्ठी जैसा, जिसमें 3 कलर्स थे, आयरन ब्लैक, डार्क रेड और सिल्वर। क्लेन तुरंत पेन और पेपर निकालता है ताकि वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पोशन फॉर्मूला डिवाइन कर सके। पहले जब वो सीक्वेंस 7 से नीचे था तो ये करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पर पिछले ओनर का असर बाकी रहता था। लेकिन मैजिशियन बनने के बाद ग्रे फॉग की मदद से वो ये कर सकता था। हालांकि फेल होने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा थे और इस बार भी वो फेल हो जाता है। लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के सीक्वेंस के नाम पता चल जाते हैं। पार्कर सीक्वेंस 8 शेरिफ था और कैटी सीक्वेंस 7 इंटेरोगेटर। और ये सुनते ही क्लेन का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आर्बिटर पाथवे का हिस्सा थे। ये पाथवे लोएन किंगडम की रॉयल फैमिली, मिलिट्री और कुछ पुराने अमीर परिवारों के कंट्रोल में था और इसके फॉर्मूला लीक होने पर बहुत सख्त सजा मिलती थी। अब क्लेन सोचने लगता है कि कैपी जिन लड़कियों को किडनैप करता था, क्या उन्हें किसी अमीर खानदान के पास भेजा जाता था? लेकिन फिर भी सिर्फ मजे के लिए 4-4 बियॉन्डर्स को कैपी की मदद के लिए क्यों भेजा जाएगा? ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद ये लोग किसी खूनी रिचुअल में इन्वॉल्व थे, जिसमें ऐसे टारगेट्स की ज़रूरत थी जिन्हें एक्सपोज नहीं किया जा सकता। खैर, बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, तो वो इस मामले को साइड में रख देता है और सोचता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या किया जाए। उसे तुरंत याद आता है कि मिस मैजिशियन की फ्रेंड जियो को शेरिफ के बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। उसने प्लान बनाया कि वो द वर्ल्ड के जरिए पार्कर की कैरेक्टरिस्टिक मिस मैजिशियन को बेच देगा ताकि उसे फेसलेस पोशन के लिए जल्दी से पैसे मिल सकें। लेकिन फिर वो सोचता है कि हर बार वर्ड को यूज़ करना ठीक नहीं है, इससे उसकी पहचान पर शक हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो मिस्टर फूल से ये डील करवाने को कहेगा ताकि उसकी अपनी मिस्ट्री बनी रहे। इसके बाद क्लेन अपने पोषण डाइजेशन प्रोसेस पर फोकस करता है। उसने मैजिशियन प्रिंसिपल्स को एक पेपर पर लिखना शुरू किया जो उसे जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। 2 प्रिंसिपल्स सबसे ज़रूरी थे। पहला, कभी भी बिना तैयारी के परफॉर्म मत करो, और दूसरा, इम्पॉसिबल को चैलेंज करो, भले ही आखिर में सब इल्यूजन ही क्यों न हो। ये दूसरा वाला प्रिंसिपल बहुत गहरा था, मतलब एक तरह से मौत को दावत देना। क्लेन को पूरा भरोसा था कि अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता रहा तो नए साल से पहले वो मैजिशियन पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेगा। अब सब कुछ प्लान करने के बाद क्लेन रियल वर्ल्ड में वापस लौटता है। वो एक सस्ते से होटल में था। उसने एक मोटी वर्कर जैकेट पहनी हुई थी और हाथ में स्वीट आइस टी का कप था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी परछाई को देखता है और एक स्माइल के साथ खुद को कहता है, चीयर्स। ये एक छोटी सी जीत का सेलिब्रेशन था जो उसने अकेले में किया। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है और सीन शिफ्ट होता है जियो पर। जियो, जो एक जासूस है, उसे एक इमरजेंसी मीटिंग का सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल उसी गोल्डन मास्क वाले आदमी का था जिसने उसे शेरिफ का फॉर्मूला बेचा था। जियो थोड़ी हिचकिचाती हैं, फिर मीटिंग के लिए चली जाती हैं। वहां वो आदमी उसे एक मिशन ऑफर करता है। वो कहता है मिशन खतरनाक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। शुरुआती पेमेंट 30 पाउंड्स है और अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें सीधे शेरिफ का बियॉन्ड इंग्रेडिएंट दे दूंगा। जियो तुरंत पूछती है, मिशन क्या है? तो वो आदमी सीरियस होकर कहता है, तुम्हें अपने चैनल्स के जरिए ये पता लगाना है कि हाल ही में कैपी पर कौन नजर रख रहा था। कैपी का नाम सुनते ही जियो भड़ जाती है और कहती है, मैं ये मिशन रिजेक्ट करती हूँ, मुझे उस इंसान से नफरत है। इस पर वो आदमी हंसता है और कहता है, तुम कैपी के लिए काम नहीं कर रही हो, क्योंकि वो मर चुका है। मर चुका है। जियो एकदम शॉक हो जाती है। वो आदमी आगे बताता है, हाँ, वो अपने घर में मरा मिला और उसकी बॉडी टैरो कार्ड से ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर 2 कार्ड्स थे, एक जजमेंट और दूसरा पर दूसरा खत्म जैम्परा है। मतलब क्लेन ने जो काम किया था। अब उसी केस की इन्वेस्टिगेशन का काम जियो को मिल गया है और उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। स्टोरी के 2 अलग अलग थ्रेड्स अब एक दूसरे से टकराने वाले हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। तो भाई, चैप्टर 382 की शुरुआत होती है जियो और फॉर्स के किराए के घर से। फॉर्स अपनी नई बुक का इंट्रोडक्शन खत्म ही कर रही थी और अच्छे मूड में होने की वजह से खुद को एक सिगरेट से रिवॉर्ड देने वाली थी। तभी जियो दरवाज़ा खोलकर स्टडी में आती हैं और कहती है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन फॉर्स ने देखा कि जियो का चेहरा कुछ उतरा हुआ था, तो उसने बहस करने के बजाय सीधा पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? जियो अपने ब्लॉन्ड बालों को खुजाते पास की चेयर पर बैठ जाती है और बताती हैं, यार, उस आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया, वही जिसने मुझे मिस्टर ए की गैदरिंग में शेरिफ का फॉर्मूला बेचा था। उसने मुझे एक बहुत ही सिंपल सा मिशन दिया है जिसका इनाम 30 पाउंड्स है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें कोई छिपा हुआ खरा। फॉर्स कुछ देर सोचती है और फिर अपना एनालिसिस शुरू करती है। देखो, उस आदमी के पीछे ज़रूर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन वो तुम्हें अपने साथ क्यों मिलाना चाहेंगे? उन्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जाएगी? और फिर वो मजाक में कहती है, तुम्हारी लुक्स भी बस ठीक ठाक ही हैं और हाइट भी कम है। खैर छोड़ ये सब, मिशन क्या है ये बताओ। जियो को अपनी दोस्त की इन बातों की आदत थी, तो उसने पहली बात को इग्नोर किया और सीधा मिशन के बारे में बताया। मुझे ये पता लगाना है कि हाल फिलहाल में कापिम नाम के एक आदमी पर कोई नज़र रख रहा है या नहीं।
कापिम वो इंसानों की तस्करी करने वाला जिसे तो फांसी पर लटका देना चाहिए। नहीं नहीं, जिंदा जला देना, पूछा। फॉर्स भले ही एक बाउंटी हंटर नहीं थी, लेकिन एक राइटर होने के नाते वो हमेशा अपनी कहानियों के लिए मटेरियल इकट्ठा करती रहती थी। इसलिए उसे शहर के क्रिमिनल्स के बारे में पता होता था। जियो सिर हिलाकर कहती है, हाँ वही, लेकिन वो अब मर चुका है और लगता है कि उसकी मौत बहुत बुरी तरह से हुई है। ये सुनते ही फॉर्स की आंखों में चमक आ गई। कैसे मरा? क्या उसे धीरे चाकू से काटा गया? जियो जवाब देती है, उस आदमी ने डिटेल्स तो नहीं बताई, शायद कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। फिर वो आगे बताती है, उसने बस एक स्पेशल बात बताई कि कापिम की लाश टैरो कार्ड से ढकी हुई थी और उसके चेहरे पर जजमेंट और दी एम्परर कार्ड रखे थे। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के नाते फॉर्स तुरंत सीन को इंटरप्रेट करने लगती है। जजमेंट कार्ड का मतलब तो शायद ये है कि कापिम को उसके गुनाहों की सजा मिली, लेकिन दी एम्परर कार्ड, क्या ये उस कातिल नहीं उस हीरो की पहचान है? और ये बोलते बोलते वो अचानक रुक जाती है। टैरो कार्ड्स, लाश पर टैरो कार्ड्स, ये सुनते ही फॉर्स के दिमाग की घंटी बजती है और उसे तुरंत अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और क्लब की याद आती है। वो मन में सोचती है, कहीं ये हमारे क्लब का ही कोई मेंबर तो नहीं? लेकिन दी एम्परर नाम का तो कोई मेंबर नहीं है। अगर ये सच है तो ये पहली बार है जब मुझे रियल वर्ल्ड में टैरो क्लब का कोई सबूत मिला है। अब सोचो फॉर्स के लिए कितना बड़ा मोमेंट था। उसे एहसास हुआ कि उनका ग्रुप सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर की एक मीटिंग नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड में भी एक्शन ले रहा है। वो एक ही टाइम पर सरप्राइज्ड, एक्साइटेड और थोड़ी डरी हुई भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लेन को, जो एक अटेंडेंट के साथ अपनी पुरानी बियॉन्डर गैदरिंग वाली जगह पर पहुंचता है। रूम में सिर्फ एक कैंडल जल रही थी, जिससे माहौल एकदम किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। ऊपर से सबने काले चोगे और लोहे के मास्क पहने हुए थे, जो सिचुएशन को और भी इंटेंस बना रहा था। लेकिन जैसे क्लेन ने कमरे में कदम रखा, उसे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसे लगा जैसे जलती हुई कैंडल की लौ उसे घूर रही है। उसे लगा कि वो लो अचानक भर उसके बालों और कपड़ों में आग लगा देगी। उसे लगा कि खिड़की के पीछे का परचांदाक उस पर गिर जाएगा और उसका दम घोट देगा। ये क्या हो रहा है? क्लेन एकदम हैरान और अलर्ट हो गया। ये किसी खतरे का प्रीमोनिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी फीलिंग थी जिसे वो अवॉइड नहीं कर पा रहा था, जैसे उसका दिमाग खुद ही बुरे बुरे ख्याल बना रहा हो। वो सावधानी से एक चेयर ढूंढकर बैठ गया, और जैसे ही वो चेयर पर बैठा, उसे लगा कि चेयर एक्सप्लोड हो जाएगी और लकड़ी की मोटी मोटी कीलें उसके शरीर में घुस जाएंगी। अब यहाँ मुझे भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि ये फीलिंग बहुत रियल और भयानक थी। क्लेन सोचता है, मैं ऐसी अजीब बातें क्यों सोच रहा हूँ? क्या ये पहले हुई लड़ाई में मेरी स्पिरिट बॉडी को हुए डैमेज की वजह से है? उसने नोटिस किया कि फैट अपोथेकरी आज मीटिंग में नहीं आया था, जो कि और भी अजीब था। अगले कुछ घंटों तक क्लेन को यही फील होता रहा। उसे लगा कि छत पर लगा झूमर उसके सिर पर गिर जाएगा या सामने की कॉफी टेबल खिसक कर उसे गिरा देगी। उसे अपने आसपास बैठे मेंबर से भी खतरा महसूस हो रहा था, जैसे वो कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इस वजह से वो इतना बेचैन और डिस्ट्रैक्टेड था कि वो मीटिंग में हो रही डील्स पर ध्यान ही नहीं दे पाया। क्लेन ने मन में सोचा, अगर खतरे का प्रीमोनिशन एक वाइब्रेशन की तरह होता है, तो ये फीलिंग लगातार चलने वाली ड्रिल मशीन जैसी है, जो मुझे रिलैक्स ही नहीं होने दे रही। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही क्लेन ने अपना चोगा उतारा, मास्क हटाया और रूम से बाहर कदम रखा, वो सारी खतरनाक फीलिंग से झटके में गायब हो गई। एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये देखते ही क्लेन के होश, उसे कन्फर्म हो गया कि ये उसकी स्पिरिट बॉडी के डैमेज की वजह से नहीं था, वरना ये फीलिंग अंदर और बाहर इतनी अलग कैसे हो सकती थी। उसे शक हुआ कि उस कमरे में कोई ऐसी चीज या इंसान था जो इनविजिबल था, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था और जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। शायद उसी की मौजूदगी की वजह से कि क्लेन की स्पिरिचुअल पर्सन उसे अजीब अजीब तरीकों से वार्न कर रही थी। कौन हो सकता है वो? ये तो बहुत ही डरावना है। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही मुझ पर लूज कंट्रोल जैसे सिम्टम्स आने लगे थे। ये सोचते हुए क्लेन चुपचाप उस घर से निकल गया और तभी उसके दिमाग में एक थ्योरी आई। पास में ही ब्रेवहार्ट्स बार है और वो इलाका व्रेथ स्टीव का था, जिसे मैंने मिस शेरोन और मैरिक ने मिलकर मारा था। उसकी मौत से रोज स्कूल ऑफ थॉट का हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जरूर गुस्से में होगा और वो यहाँ आसपास के बियॉन्डर्स पर नजर रख रहा होगा। क्या वो वही था? ये सोचते ही क्लेन की सांस अटक गई। अच्छा हुआ मैंने आज रात बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और सन ब्रोच को फॉग के ऊपर छोड़ दिया था, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता और यहीं मारा जाता। बियॉन्डर वर्ल्ड सच में बहुत खतरनाक है। ये तो एक बहुत ही क्लोज कॉल था। दूसरी तरफ होली विंड कैथेड्रल में कार्डिनल एस स्नेक मैंडेटेड पनिशर्स के कैप्टन से कापिम के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें पता चला कि कापिम एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर था और उसकी विला में एक अंडरग्राउंड तहखाना भी मिला था, जहां लड़कियों को कैद करके रखा जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े क्रिमिनल को बहुत सारे पावरफुल बियर्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे और अब केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जैसे किसी ने सारे सबूत मिटा दिए हों। और अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल की शानदार विला में ऑड्री अपने पिता के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, जब उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हंसे और बोले, काप्रिम मर पूछा, वो कौन है? हालांकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस अपने पिता की बात में हिस्सा ले रही थी, जो कि एक टेलीपैथिस्ट की खासियत होती है। अर्ल हॉल बताते हैं,
वो एक ह्यूमन ट्रैफिकर था, उसे कल रात किसी ने मार दिया और क्राइम सीन को देखकर लगता है कि उसे सजा दी गई है। इसलिए न्यूज़पेपर वाले कातिल को हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर बुला रहे हैं। हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर ये नाम सुनते ही ऑड्री के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे तुरंत मिस्टर फूल के कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी की याद आती है। उसका इंटरेस्ट जाग जाता है और वो पूछती हैं, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। उस हीरो बैंडिट ने किया क्या? उसके पिता बताते हैं। न्यूज़पेपर के हिसाब से वो हीरो काले कवच और काले क्राउन में आया था। उसने कापिम के सारे कीमती सामान चुरा लिए, कापिम और उसके गुंडों को मार दिया और तहखाने में बंद लड़कियों को आज़ाद कर दिया। और उसने कापिम की लाश पर टैरो कार्ड्स बिखेर दिए, जिसमें से 2 कार्ड्स उसके चेहरे पर रखे थे, एक जजमेंट और दूसरा दी एम्पर। टैरो कार्ड जजमेंट और दी एम्परर। जैसे ही ऑड्री ये सुनती है, उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आया था कि येरो बैंडिट कोई और नहीं बल्कि उनके टैरो क्लब का ही एक मेंबर है। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन ने कैपिम को खत्म कर दिया था और अब हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट का असर कहाँ कहाँ हो रहा है। कहानी शुरू होती है ऑड्री से, जो अपने घर पर ब्रेकफास्ट कर रही है। जैसे ही न्यूज़ में कैपिम वाले केस के बारे में पता चलता है, जिसमें एक टैरो कार्ड भी मिला था, वो ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाती है कि ये काम मिस्टर फूल के किसी ब्लेस ने ही किया है। और ये सोचते ही उसे एक ज़बरदस्त प्राइड वाली फीलिंग आती है, जैसे उसकी अपनी टीम ने कोई बड़ा काम कर दिखाया हो। वो मन ही मन सोचने लगती है कि कैपिम एक ह्यूमन ट्रैफिकर था, जिसके हाथ खून से रंगे थे, तो उसे मिली सज़ा एकदम सही थी। वो सोचने लगती है, जजमेंट कार्ड का मतलब क्या था? क्या उसे फांसी दी गई या उसका सर कलम किया गया? और वो ब्लैक एम्परर वाली बात, कहीं ये वही ब्लेस तो नहीं जिसने रॉयल म्यूजियम से ब्लैक एम्परर कार्ड चुराया था? उसका दिमाग पूरी तरह से दौड़ रहा था। वो सारी डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने डैड से और डिटेल्स पूछ चाहती थी, लेकिन उसे उनके हाव भाव देखकर समझ आ गया कि उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो उसने अपना प्लान बदला। उसने सोचा कि वो डायरेक्ट अपने दोस्त कांस, जो MI9 में काम करता है, उससे नहीं पूछेगी, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगेगा और एक नोबल लेडी की इमेज से मैच नहीं करेगा। तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया। वो एक आफ्टरनून टी पार्टी रखेगी, जिसमें वो अपने सारे दोस्तों को बुलाएगी जो मिस्टिसिज्म और ऐसी रहस्यमयी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, और फिर वो बातों बातों में कन्वर्सेशन को हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर की तरफ मोड़ देगी, ताकि उसके दोस्त ही वो सारे सवाल पूछ ले जो वो खुद नहीं पूछ सकती। ये दिखाता है कि ऑड्री अब कितनी मैच्योर और क्लेवर हो गई है। वो सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना सीख गई है। और एक बात और, कुछ महीने पहले वाली ऑड्री होती तो मान लेती कि ये सब सिर्फ जस्टिस के लिए किया गया है। लेकिन अब टैरो क्लब की इतनी सारी मीटिंग्स के बाद वो जानती थी कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। उसे यकीन था कि इस केस के पीछे कोई बड़ा रीज़न है, शायद कैपिम किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी एविल गॉड से जुड़ा हुआ था। तो अब उसे कांस से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन का बेसब्री से इंतज़ार था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने इन कैरेक्टर क्लेन के पास 15 में स्ट्रीट पर। वो आराम से ब्रेड और जैम खाते हुए आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते वो अचानक खांसने लगा, ऑलमोस्ट चोक हो गया था। न्यूज़पेपर में लिखा था कि हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर ने कैपिम के सेफ से सारा कीमती सामान भी चुरा लिया। ये पढ़ते ही क्लेन मन ही मन चिल्लाने लगा, मैंने नहीं किया, बकवास मत करो। उसने 3 बार खुद को समझाया कि ये झूठ है। असली ये थी कि उस रात सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी। वो सेफ के अंदर सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या कोई सुराग ढूंढने के लिए गया था। उसने वहां से कुछ भी नहीं उठाया था, क्योंकि एक तो उस स्पिरिट बॉडी स्टेन और ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता था, और दूसरा, गोल्ड बार्स और ज्वेलरी जैसी चीज़ों को ठिकाने लगाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। उसे लगा कि बाद में जो इन्वेस्टिगेटर्स आए होंगे, उन्होंने ही सेफ का सारा माल आपस में बांट लिया होगा। खैर, ये सब सोचने के बाद उसने न्यूज़पेपर दोबारा नज़र डाली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हीरो बैंडिट ब्लैक एम्पर, उसे ये नाम काफ़ी पसंद आया था। ब्रेकफास्ट के बाद क्लेन ने अपना पूरा डिटेक्टिव वाला गेटअप पहना, कोट हैट, छड़ी, और निकल पड़ा ब्रोकन एक्स लेन की तरह, जो ईस्ट बरो का एक इलाका था। ये वही जगह थी जहां से डेजी नाम की लड़की गायब हुई थी। देखो क्लेन कितना शातिर है, अपना काम करने से पहले ही उसने अपना कवर बना लिया था। वो अब एक नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह एक्टिंग कर रहा था, जो डेजी के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। ये उसका एंटी डिटेक्टिव मेजर था, ताकि ऑफिशियल बियॉन्डर्स को उस पर जरा भी शक न हो। वो जानता था कि ऑफिशियलिटीज ये नहीं सोचेंगी कि एक गरीब फैमिली हीरो बैंडिट जैसे मंगे किसी को हायर कर सकती है। उसे ये भी पता था कि अलग अलग बियॉन्डर टीम्स जैसे नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसका फायदा उसे मिल सकता था। सिंपल शब्दों में कहें तो उसकी एंटी डिटेक्टिव एबिलिटीज टॉप क्लास थीं। उसी दिन सुबह 9 बजे डेजी को पुलिस ऑफिसर किराए उसके छोटे से अपार्टमेंट में वापस छोड़ जाते हैं। पिछली रात उसे और उसके जैसी और लड़कियों को चर्च में रखा गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। डेजी ने डरे सहमे हुए सारे सवालों के सच सच जवाब दिए। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, उसकी बहन फ्रेजा ने उसे देख लिया और दौड़कर उसे जोर से गले लगा लिया। दोनों बहनें रोने लगीं। उनकी माँ लिव भी आ गई और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये एक बहुत ही इमोशनल रियूनियन था। पुलिस वाले ने जाते जाते पूछा कि क्या इन दिनों कोई अजीब इंसान उनसे मिला था, तो डेजी की माँ ने डर के मारे मना कर दिया।
वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। ये दिखाता है कि गरीब लोग कैसे हमेशा से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बाद में जब वो लोग सादा सा खाना खा रहे थे तो डेजी ने बताया कि उसे पुलिस ने नहीं बचाया, कि वहां अचानक एक धमाका हुआ और जिन दरवाजे के पीछे उन्हें बंद किया गया था वो अपने आप खुल गए। और जब वो सब भाग रही थीं तो उसने छत पर एक आदमी को देखा। उसने ब्लैक आर्मर, एक क्राउन जैसा हेलमेट और एक केप पहना हुआ था। डेजी ने बताया वो बस चुपचाप हमें देख रहा था और किसी भी बुरे आदमी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। डेजी ने कहा वो वैसा था जैसा कहानियों में गाते हैं, एक हीरो। ये सुनकर उसकी बहन फ्रेजा की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे कोई इंस्पिरेशन मिल गई हो। और चैप्टर के एंड में सीन एक सीक्रेट चैम्बर में शिफ्ट होता है। वहां कुछ लोग कैपिम के केस को पुराने लेमस वाले केस से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि दोनों में ही टैरो कार्ड्स मिले थे। वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दोनों काम दो अलग अलग लोगों ने किए हैं, क्योंकि कैपिम का मर्डर एक स्पेक्टर यानी भूत जैसी पावर्स वाला था जो स्पिरिट बॉडी स्टेट में जा सकता था, और ये पावर्स बहुत रेयर होती हैं। तो आखिर में उस मीटिंग का हेड ये कंक्लूड करता है, दो केस, दो अलग अलग लोग, लेकिन दोनों ने टैरो कार्ड्स छोड़े। इसका मतलब या तो कोई कॉपीकैट क्राइम कर रहा है या फिर एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसका सिंबल टैरो कार्ड्स है। और इस एक लाइन के साथ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। तो भाई, पिछले चैप्टर के हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर वाले कांड के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है ऑड्रे के पास। सीन है एकदम फैंसी एम्प्रेस बरो में अर्ल हॉल के एक आलीशान विला का, जहां ऑड्रे ने एक पार्टी रखी है। ये पार्टी उसके सभी ब्लू ब्लड मतलब अमीर दोस्तों के लिए थी, और खास बात यह है कि ये सब के सब मिस्टिसिज्म में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो माहौल एकदम परफेक्ट था। टॉप क्वालिटी कॉफी और क्वीन की ब्लैक टी की खुशबू हवा में थी और सब लोग गपशप कर रहे थे। ऑड्रे, जो अब एक टेलीफेस्ट बन चुकी है, बड़ी चालाकी से बातचीत को उस टॉपिक पर ले आती है जिसके बारे में सब जानना चाहते थे, हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर। और किस्मत से उनकी मंडली में कैंस लीरसेन नाम का एक लड़का भी था, जो हाल ही में MI9 में शामिल हुआ था, मतलब सीक्रेट इंटेलिजेंस में। तो जाहिर है सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। क्रिस्टीन नाम की एक प्यारी सी लड़की ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा, उस ब्लैक एम्परर के पास क्या बियॉन्डर पावर्स हैं? अब देखो, यहाँ जितने भी लोग थे उनके फादर्स कम से कम विस्काउंट रैंक के थे, तो उन्हें बियॉन्डर पावर्स और पोशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता था। लेकिन वो नाइट हॉक्स या दूसरी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, और न ही उनकी फैमिलीज उन्हें कोई फॉर्मूला देती थी, क्योंकि ये गैर कानूनी था। तो सिचुएशन ये थी कि कैंस ही उनका एकमात्र सोर्स था। कैंस ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और कहा, मैं तुम्हें डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ। उसने बताया कि क्राइम सीन पर जहां लड़ाई हुई थी, गैस एक्सप्लोजन के निशान थे, जहर मिला, सस्पेक्टर श्रीक यानी किसी भूतिया चीख के ट्रेसेस थे, और होली पावर से बनी बुलेट्स भी मिली थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो हीरो बैंडिट खुद एक स्पेक्टर स्टेट में था, मतलब एक भूत की तरह। ये सुनते ही ऑड्रे का दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह चलने लगा। उसने फौरन एनालाइज किया कि ये पावर्स वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस को मारने वाले से मैच नहीं करती, और न ही सीवर में लेनवुड से लड़ने वाले ब्लेस्ट से। इसका मतलब एकदम साफ था, ये मिस्टर फूल का कोई तीसरा ब्लेस्ट है जिसने ब्लैक एम्परर कार्ड चुराया था। अब सोचो, अकेले बैकलैंड में 3-3 ब्लेस्ट, तो पूरी दुनिया में उनके कितने ब्लेस्ट होंगे? यही सोचकर ऑड्रे भी थोड़ी शॉक हो जाती है कि मिस्टर फूल का नेटवर्क कितना बड़ा है। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या वहां कोई खतरनाक बियॉन्ड लड़ाई हुई थी? तभी उसके दोस्त मरे ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, मतलब कैपिम की जगह पर बियॉन्डर्स थे, और एक से ज्यादा पावरफुल बियॉन्डर्स। इस पर विस्काउंट ग्लेंट ने भी हैरानी जताई, लेकिन वो तो बस एक ट्रैफिकर था ना। सबकी नजरें वापस कैंस पर थीं, और ऑड्रे भी अपना हल्का सा स्माइल बनाई हुई उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कैंस हंसा और बोला, मरे का अंदाजा सही है, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। वरना क्या चाहते हो कि मेरा कैप्टन मुझे जेल में डाल दे? बस इतना कन्फर्मेशन ऑड्रे के लिए काफी था। उसके दिमाग में सारी चीजें जुड़ने लगी। कैपिम कोई मामूली ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं था, वो जरूर किसी कल्ट के सैक्रिफाइस रिचुअल में शामिल था, बिल्कुल लेनवुस की तरह, जिसका कनेक्शन ट्रू क्रिएटर से था। और मिस्टर फूल के ब्लेज ने इसी वजह से उस पर हमला किया। यहाँ से ऑड्रे को एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई देती है कि मिस्टर फूल का असली मकसद हमेशा से इन ईविल गॉड्स को टारगेट करना रहा है। वो मन ही मन सोचती है, हमारे टैरो क्लब के दुश्मन तो सीधे सीधे ईविल गॉड्स है, बाकी तो क्वालिफाई भी नहीं करते। उसके मन में एक फनी थॉट भी आता है कि मिस्टर फूल को तो द नेमेसिस ऑफ ईविल गॉड्स का टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो खुद को डांटती है, ऑड्रे तुम मिस्टर फूल का ऐसे मजाक कैसे बना सकती हो? तो एक तरफ जहां ऑड्रे ये सब सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी का सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो क्लेन के पास। क्लेन दोपहर में अपनी मिस्क स्ट्रीट वाले घर वापस आता है और उसे मेल बॉक्स में ओल्ड कोहलर का एक लेटर मिलता है। ये उनका इमरजेंसी में कांटेक्ट करने का तरीका था। क्लेन को लगा था कि ओल्ड कोहलर, जिसे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, शायद कुछ सिंबल्स बनाकर भेजेगा, लेकिन लेटर खोलने पर वो हैरान रह गया। लेटर बड़ी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी डेजी की वोकेबुलरी बुक में थी। क्लेन समझ गया कि ये लेटर डेजी ने लिखा है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि वो बच्ची कितनी पोलाइट है। लेटर में डेजी ने डिटेक्टिव को उनकी मदद के लिए थैंक यू कहा और बताए वो सेफ घर पहुंच गई है।
और आखिर में बड़ी विनम्रता से लिखा कि अगली बार जब वो ईस्ट बोरो आए तो उसकी वोकेबुलरी बुक लेते आए। ये एक बहुत ही प्यारा और वार्म मोमेंट था। क्लेन ने उंगली से स्नैप किया और लेटर को जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सुराग न बचे। उसने तय कि वो अगले दिन ईस्ट बोरो जाएगा, डेजी को बुक लौटाएगा और ओल्ड कोलर को लेटर, पेपर और पेन के खर्च भी देगा। इस पर वो मन ही मन हंसता और सोचता है, कैप्टन अब मेरी बारी है दूसरों के एक्सपेंस क्लेम्स अप्रूव करने की। ये एक छोटा सा लेकिन काफी इमोशनल मोमेंट था जो उसे कैप्टन डन की याद दिला गया। खैर क्लेन टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा क्वेलाग क्लब के निकल जाता है। उसका प्लान था डॉक्टर एरन से मिलना, वही डॉक्टर जिसे उस टैरो कार्ड वाले बच्चे विल ओसेप्टिन ने डरा दिया था। क्लब में पहुंचकर क्लेन ने अपने लिए चाय और डेजर्ट ऑर्डर किया और उस टेबल की तरफ बढ़ गया जहां डॉक्टर एरन, रिपोर्टर माइक और कुछ और लोग बैठे थे। उसे देखते ही टेलिम ड्यूमोंट नाम का एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, ओ हमारे ग्रेट डिटेक्टिव आ गए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्लेन ने मजाक में कहा, मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहे थे क्या? तभी रिपोर्टर माइक जोसेफ खड़ा हुआ और हाथ मिलाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें फिर से हायर करना चाहता हूँ। माइक ने बताया, तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा, कैपिम को हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर ने मार गिराया और उसके सारे गुनाह सामने आ गए हैं। तो एक रिपोर्टर होने के नाते मैं इस खबर को और खोदना चाहता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से उन बचाई गई लड़कियों की लिस्ट लेकर उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ ताकि मैं कैपिम की क्रूरता को दुनिया के सामने ला सकूं। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी की और अपना असली मकसद बताया, मेरा एक छिपा हुआ मकसद भी है। मैं इंटरव्यू के बहाने ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन लड़कियों या उनकी फैमिली का कोई खास दोस्त है। क्या पता उनमें से ही कोई हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर निकल आए। ये सुनते क्लेन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मतलब सोचो, वो अनजाने में हीरो बैंडेड को ही हायर कर रहा था, हीरो बैंडेड को ढूंढने के लिए। क्लेन ने प्रोफेशनल तरीके से कहा, हम पहले भी ईस्ट बोरो के मामले में साथ काम कर चुके हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक खुश हो गया और बोला, पार्टनरशिप के लिए तैयार हो, कल या परसों शुरू करेंगे। फीस पिछली बार की तरह ही, टोटल 10 पाउंड्स। और जैसे ही ये डील फाइनल हुई, डॉक्टर एरन ने कहा, शेरलॉक मुझे भी तुम्हें हायर करना है आज शाम के लिए। क्लेन को लगा कि उसका बिजनेस तो आजकल खूब चमक रहा है। डॉक्टर एरन ने बताया, मेरी किस्मत हाल ही में काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे शक है कि मेरी पिछली सारी बैड लक उस बच्चे के उल्टे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड की वजह से थी। मैं बहुत परेशान हूं कि मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उससे मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं फिर से कुछ बुरा न हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज रात मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनकर क्लेन तो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। मतलब वो तो खुद ही उस बच्चे से मिलने का कोई बहाना ढूंढ रहा था और यहाँ तो क्लाइंट सामने से आकर उसी काम के लिए पैसे दे रहा है। इसे कहते हैं किस्मत। क्लेन ने एक रिजर्व्ड स्माइल के साथ कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फीस के बारे में बात कर सकते हैं। तो बैकलैंड में ये सब चल रहा था, लेकिन अब हम चलते हैं सिटी ऑफ सिल्वर की धुंधली दुनिया में। वहाँ डेरिक बर्ग एक बार फिर एमन के अवतार के बचे हुए हिस्से, उस 12 सर्कल वाले ट्रांसलूसेंट कीड़े को देख रहा था। वो इसके बारे में मिस्टर फूल से पूछना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वो पहले ही गॉड को एक बार परेशान कर चुका है, इसलिए उसने ये प्लान छोड़ दिया। अब उसने डिसाइड किया कि वो अगली टैरो गैदरिंग में मिस्टर हैंगडमैन और मिस जस्टिस से इसके बारे में पूछेगा। उस कीड़े को छिपाने के बाद डेरिक को अचानक कुछ याद आया। शेफर्ड एल्डर लोविया के साथ जो टीम फॉलन क्रिएटर के एक आधे टूटे हुए मंदिर को एक्सप्लोर करने गई थी, उनके वापस आने का समय हो गया था। वो मंदिर सिटी ऑफ सिल्वर से ज्यादा दूर नहीं था और डेरिक उस टीम में कई लोगों को जानता था। तो वो ये देखने के निकल पड़ता है कि टीम वापस आई या नहीं, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि वो टीम अकेले वापस आ रही है या अपने साथ कोई अनहोनी भी ला रही है। तो कहानी के इस पार्ट में हम सिटी ऑफ सिल्वर में वापस आ गए हैं, जहां हमारा यंग सन डेरिक बर्ग रहता है। आसमान में बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन डेरिक अपनी किसी जानने वाले के घर नहीं गया। वो सीधा शहर के सबसे चौड़े रास्ते पर चलता हुआ ट्रेनिंग फील्ड की तरफ निकल गया, जो शहर के किनारे पर था। अब सीन ये है कि सिटी ऑफ सिल्वर में जब भी कोई एक्सप्लोरेशन टीम बाहर अंधेरे में मिशन से लौटती है, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए इसी ट्रेनिंग फील्ड में क्वारंटाइन किया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो पिछले 2000 सालों के एक्सपीरियंस से बना है। इसका मकसद ये होता है कि अगर टीम का कोई मेंबर अनजाने में किसी खतरनाक या अजीब चीज के कांटेक्ट में आ गया हो, तो वो चीज शहर के अंदर न फैल पाए। यहाँ वो लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं और डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं। सब कुछ सेफ होने के बाद ही उन्हें शहर में जाने की परमिशन मिलती है। सिंपल सा रूल है पर बहुत यूजफुल है। डेरिक जैसे ही अपनी कमर पर एक्स ऑफ हरिकेन फंसाए हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे वहां एल्डर लोविया दिखती हैं, जो देखने में 30s की एक गॉर्जियस लेडी थीं, और उनके साथ दो और लोग थे जो डेरिक की ही उम्र के थे। और उनमें से एक था डार्क रेजेंस, जो पहले डेरिक का पेट्रोल टीममेट रह चुका था। डार्क थोड़ा मोटा और मीडियम हाइट का था, लेकिन बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक और खुशमिजाज था, हमेशा हंसता रहता था। वो जाइंट पाथवे का सीक्रेट ग्लेडिटर था, मतलब काफी स्ट्रांग था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेरिक और डार्क के बीच में एक ट्रांसलूसेंट दीवार थी जो स्टील जितनी मजबूत थी। ये डार्क एम्बर नाम के मटेरियल से बनी थी, जो आवाज को तो आर पार जाने देती थी,
पर फिजिकल कांटेक्ट को रोक देती थी। डेरिक, जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से काफी चुप और अकेला रहने लगा था, उसने दूर से ही डार्क को हाथ हिलाकर इशारा किया। डार्क ने उसे देखा और दीवार के पास आ गया। डेरिक ने चिल्लाकर पूछा, डार्क कैसा रहा मिशन? कोई खतरा तो नहीं हुआ था? डेरिक को लगा था कि डार्क हमेशा की तरह जोर से हंसेगा और कहेगा, अरे देखो, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, सब बढ़िया था। लेकिन हुआ कुछ और ही। डार्क दीवार के पास आया और उसने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। उसकी स्माइल में कोई कमी नहीं थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। किन यही बात सबसे डरावनी थी। उसकी वो परफेक्ट स्माइल देखकर डेरिक के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रात में किसी टूटे हुए टावर में अकेला फंसा हो और चारों तरफ से अंधेरा उसे निगलने आ रहा हो। उसे तुरंत समझ गया कुछ बहुत ज्यादा गलत है, कि उसका दोस्त डार्क नहीं है, या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सोचो, अपने दोस्त को देखकर खुशी की जगह डर महसूस होना कितना भयानक होता होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम वापस बैकलैंड के क्वेलेक क्लब में आ जाते हैं, जहां क्लेन और डॉक्टर एरॉन एक डील फाइनल कर रहे थे। डॉक्टर एरॉन ने क्लेन को विल ऑसेप्टिन के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 पाउंड देने का वादा किया। ये सुनकर क्लेन में ही मन सोचता है, भाई, डॉक्टर्स का पैसा कमाना कितना आसान है। अगर मैं नाइट हॉक होता तो इस काम के लिए मुश्किल से 10 सोली मिलते। उसे याद आया कि एक बार उसके कलीग लियोनार्ड ने भी कहा था कि बैकलैंड में अगर कोई सबसे जल्दी पैसा कमाना चाहता है तो उसे एक क्लिनिक खोल लेना चाहिए। खैर, उन्हें तय किया कि वो लोग डिनर के बाद विल ऑसेप्टिन के घर जाएंगे। अभी दोपहर के 3 भी नहीं बजे थे, तो उनके घुड़सवारी के टीचर तालिम ने सबको एक टेबल पर इकट्ठा किया और वो लोग अपग्रेड नाम का कार्ड गेम खेलने लगे, जो कि हमारे रोसेल एम्परर का इन्वेंशन था। क्लेन सोच रहा था, यार, मैं तो यहाँ टेनिस खेलने, शूटिंग प्रैक्टिस करने और एक हेल्दी लाइफ जीने आया था, पर ये मैं पत्ते क्यों खेल रहा हूँ। सच तो यह कि क्लेन अपनी मैजिक वाली एबिलिटीज से चाहता तो उन सबको आराम से हरा सकता था और उनके सारे पैसे जीत सकता था। लेकिन उसने सोचा, नहीं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं अपनी स्किल्स और लक पर भरोसा करूंगा। और ये सोचते हुए उसने एक क्रीम क्रैकर उठाया और मजे से खाने लगा। गेम के दौरान क्लेन ने एक बात नोटिस की, उनका जो इक्वेस्ट्रियन टीचर तालिम था, वो अब उतना परेशान या अपसेट नहीं लग रहा था जितना पहले था। तो क्लेन ने सोचा, क्या इसके दोस्त की वो लव प्रॉब्लम सॉल्व हुई? एक डिटेक्टिव होने के नाते वो जानता था कि सबके सामने ये सवाल पूछना ठीक नहीं है, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और गेम पर ध्यान लगाया। शाम के 5 बजे रिपोर्टर अपने ऑफिस वापस जाना था, तो गेम खत्म हो गया और क्लेन 5 सोली जीत गया। जैसे ही डॉक्टर एरॉन वॉशरूम के लिए उठे, क्लेन को मौका मिल गया। उसने धीरे से तालिम से पूछा, तालिम, तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? तालिम ने एक लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, हाँ, कह सकते हो। फिर वो खुद ही आगे बताने लगा, एक्चुअली बात उतनी सीरियस नहीं थी, मैं ही ज्यादा सोच रहा था। सिंपल सी बात थी, एक बहुत अमीर और हाई सोसाइटी का लड़का था जिसे एक आम लड़की से प्यार हो गया था। अब तुम तो जानते ही लोगों को कि ऐसे नोबल लेडी से ही शादी करनी पड़ती है। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी निराशा हुई। वो तो सोच रहा था कि कोई खतरनाक या अजीब लव स्टोरी होगी, जैसे किसी मॉन्स्टर से प्यार, या उसने हंसते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, हाई सोसाइटी के जेंटलमैन को मिस्ट्रेस रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तालिम ने जोर से कहा, नहीं शर्लक, तुम समझे नहीं, ये प्यार था, लव। वो लड़का उस आम लड़की से सिर्फ शादी करना चाहता था। ये सुनकर क्लेन, जो खुद सिंगल, चुप गया। तालिम ने आगे बताया, उस लड़के के फ्यूचर के लिए मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद लूं और कुछ मिरेकल एबिलिटीज वाले लोगों को हायर करके। खैर छोड़ो, मैं एक कानून मानने वाला नागरिक हूं, वो तो बस एक आइडिया था। क्लेन ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, तो फिर मामला सुलझा कैसे? तालिम ने बताया, सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। मैं सीधा उस लड़की के पास गया, उसे सारी सिचुएशन समझाया और वो बहुत समझदार निकली। उसने खुद उस जेंटलमैन को छोड़ने का फैसला कर लिया। सच कहूं तो वो बहुत ही दयालु, खूबसूरत, अच्छी लड़की है। ये सुनकर क्लेन ने सोचा कि अच्छा हुआ उसे ये केस नहीं मिला, क्योंकि वो कपल्स को तोड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ, गॉसिप सुनना एक अलग बात है। खैर, क्लब में डिनर करने के बाद क्लेन और डॉक्टर एरॉन डॉक्टर की गाड़ी में बैठकर विल ऑसेप्टिन के घर पहुंचे, जिसका एड्रेस था 66 डॉल्टन स्ट्रीट, नॉर्थ बोरो। जब उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो एक मेड ने दरवाज खोला। क्लेन ने आगे बढ़कर कहा, हम विल ऑसेप्टिन को ढूंढ रहे हैं, ये उनके डॉक्टर हैं, और उनकी हेल्थ का फॉलोअप लेन्फ्यूज होकर कहा। मेड ने काटने, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ, मैं मास्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में एक 50s का ओल्ड जेंटलमैन आया और उसने बताया कि विल ऑसेप्टिन और उसकी फैमिली तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद यहाँ से मूव कर गए। ये सुनकर क्लेन और डॉक्टर एरॉन दोनों हैरान रह गए। क्लेन ने पूछ, सर, आपको डेट इतनी क्लियरली कैसे याद है? उस आदमी ने चिढ़कर जवाब दिया, क्योंकि तुमसे पहले भी कुछ लोग पूछने आए थे और मैंने उनके लिए मकान मालिक से कन्फर्म किया था। क्लेन तुरंत समझ गया, नाइट हॉक्स। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, या क्या उनने कोई सामान पीछे छोड़े? उस आदमी ने कहा, नहीं पता कि कहाँ गए, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो पहले आए हुए लोग अपने साथ ले गए। क्लेन ने मन में सोचा, कॉलीग्स से मिलना सच में बहुत हेल्पलेस फीलिंग है। जो तुम सोचते हो वो हमेशा तुमसे एक कदम आगे होते हैं। उन्हें एक और क्लू नहीं मिला
तो वो दोनों वहां से निकल गए। डॉक्टर एरॉन ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद अब मुझे इस मामले को भूल जाना चाहिए। मैं बस एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। क्लेन इस बात से सहमत था। उसने कैजुअली पूछा, विल और सेप्टिन के बाएं पैर में हुआ क्या था? डॉक्टर एरॉन ने याद करते हुए बताया, उसके पैर में एक अजीब सा ट्यूमर हो गया था जो एक रिंग की शेप में था और उसकी ब्लड वेसल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। यहाँ आकर चैप्टर खत्म हो जाता है और एक नया मिस्ट्री छोड़ जाता है कि आखिर वो ट्यूमर क्या था और विल और सेप्टिन की फैमिली अचानक कहाँ गायब हो गई।